11th क्लास का है, ये वाला चैप्टर चलेगा आधारिक संरचना के नाम से। इसको पढ़ने के बाद हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके संबंधित अगर इस चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्नों की अगर बात की जाए है कि इसमें से कौन कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है, कौन कौन सी रिपोर्ट आईएमएफ द्वारा जारी की जाती है, कौन कौन सी रिपोर्ट यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है। ऐसे सवाल कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में और हो सकता है कि पूछे भी जाएं। आधार क्या होता है वो याद रहे ना रहे, लेकिन ये जरूर याद होना चाहिए कि कौन कौन सी संस्था के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, जैसे इसको जब पढ़ेंगे तो इसमें ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के अंतर्गत किनको शामिल किया जाता है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के बारे में भी हमको पता चल जाएगा कौन कौन आते हैं, कौन कौन इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न इसमें देख लेंगे। तो ये जो चैप्टर है इसको पढ़ने के बाद हमको समझ में आएगा कि सामाजिक और आर्थिक आधारिक संरचना के क्षेत्र में भारत को कौन सी प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ये समझ लेंगे। आर्थिक विकास में आधारिक संरचना की भूमिका जान जाएंगे हम लोग। आधारिक संरचना के प्रमुख अंग के रूप में ऊर्जा की क्या भूमिका होती है वो समझ लेंगे। फिर ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्रों की समस्या संभावनाओं के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ भारत में स्वास्थ्य की आधारिक संरचना के विषय में भी जानेंगे। कोई भी चैप्टर जब शुरू करते हैं तो उसकी शुरुआत किसी न किसी एक स्टेटमेंट से होती है। तो इस चैप्टर की भी शुरुआत किसी एक स्टेटमेंट से हो रही है। अनेक बच्चे जिनकी हमें आवश्यकता है प्रतीक्षा कर सकती हैं, लेकिन एक बच्चा नहीं, उसे हम कल नहीं कह सकते, उसका नाम आज है। चिली कवि हैं गब्रिएला मिस्ट्रल। ठीक है, ये कहते हैं। और जो आधारिक संरचना है ना वो आज के हिसाब से ही है। आधारिक संरचना के रूप में अगर देखा जाएगा तो परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा ऊर्जा जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी माना जाता है ना, विकास का एक आधार भी माना जाता है, तो ऊर्जा भी है। उद्योग भी आधारिक संरचना के ही क्षेत्र में शामिल होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आधारिक संरचनाओं के अंतर्गत ही आती है। अब परिवहन में आप सारे परिवहन जोड़ सकते हैं, जल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन या स्थल परिवहन। बात समझे? तो ये सारी चीजें आधारिक संरचना में आती है। परिचय में देखा जाए तो क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया कि भारत के कुछ राज्य अन्य क्षेत्रों के कुछ राज्यों के मुकाबले अधिक अच्छी तरह से क्यों कार्य कर रहे हैं? कृषि बागवानी के उत्पादन में देखा जाए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश समृद्ध हो गए हैं। क्यों समृद्ध हुए हैं इसका भी कारण देखा जाएगा। औद्योगिक तौर पर देखा जाए तो महाराष्ट्र, गुजरात अन्य राज्यों की अपेक्षा आगे हैं। तो क्यों है? स्वतंत्र स्वयं ईश्वर देश के रूप में प्रसिद्ध केरल राज्य साक्षरता, स्वास्थ्य की देखभाल, सफाई में कैसे प्रवीणता प्राप्त कर पाया और बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। कर्नाटक सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सारे विश्व का ध्यान क्यों आकर्षित कर रहा है? यह सब इसीलिए क्योंकि इन राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा उन क्षेत्रों में बेहतर आधारिक संरचना है। जो भी चीजें देखने को मिलेंगी पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन का इतना सारा विकास है, उसके पीछे का मूल कारण है क्योंकि यहाँ आधारिक संरचना का विकास हुआ है। आधारिक संरचना उनके यहाँ की वैसी हैं। बात समझे? मैदानी इलाका में गंगा का जो जो गंगा का मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंध वाला जो मैदान है, ये कृषि के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी है, आधारिक संरचना के रूप में वो भी शामिल होगी। परिवहन का अच्छा साधन है, इसलिए है ऐसा। अच्छी खासी मार्केट, अच्छा खासा बाजार भी उपलब्ध है, उसका कारण भी यही चीज है, आधारिक संरचना ही है। आधारिक संरचना जो आगे बढ़े, कुछ राज्यों के पास बेहतर सिंचाई सुविधाएं हैं, कुछ राज्यों में परिवहन की अच्छी सुविधा या वो बंदरगाह के निकट है जिसमें उन्हें अपने विभिन्न विनिर्माण उद्योगों के लिए अच्छा आवश्यक कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। कोई भी राज्य है, तटीय राज्य, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा, जो भी, इन सबका व्यापार बड़ी तीव्रता से क्यों बढ़ रहा है? या फिर ये बोले तो यहाँ से व्यापारिक संरचना का विकास यहाँ पे क्यों संभव हुआ है? वैदेशिक व्यापार, विदेशी व्यापार इसीलिए संभव होना क्योंकि आधारिक संरचना के रूप में वहां पर बंदरगाहों की सुविधा है। और बंदरगाह की सुविधा इसलिए नहीं है क्योंकि वो किनारे पे है, बंदरगाह की सुविधा इसलिए है क्योंकि उनकी तटीय जो बनावट है वो बिल्कुल बंदरगाह के अनुकूल है। क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि जो पूर्वी तट है हमारा वो लंबा चौड़ा, बहुत चौड़ा है। वहां पे भी उतने उतने अच्छे तरीके से बंदरगाहों का विकास होना चाहिए था, लेकिन पूर्वी तट पर बंदरगाह का विकास नहीं है उतना अच्छा जितना आपको मिलेगा पश्चिमी तट पे। बात समझे? कर्नाटक में बंगलौर जैसे शहर अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करते हैं क्योंकि वो विश्व स्तरीय संचार सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। समस्त सहयोगी संस्थाएं जो किसी एक देश के विकास को संभव बनाती है, उस देश की आधारिक संरचना का निर्माण करती है। फिर आधारिक संरचना किस प्रकार से विकास को संभव करती है? ठीक है, आधारिक संरचना होती क्या है? आधारिक संरचना औद्योगिक और कृषि उत्पादन, घरेलू विदेशी व्यापार, वाणिज्य के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोगी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये आपके प्रश्न का भी एक हिस्सा हो सकता है। इसमें क्या क्या आता है? सड़क आएगा, रेल आएगा, बंदरगाह, हवाई अड्डा, बांध, बिजली घर, तेल गैस पाइपलाइन, दूरसंचार सुविधा, स्कूल कॉलेज सहित देश की शैक्षिक व्यवस्था, अस्पताल, स्वास्थ्य व्यवस्था, सफाई, पेयजल, बैंक, बीमा, अन्य वित्तीय संस्थाएं, मुद्रा प्रणाली, ये सब कुछ आधारिक संरचना में ही शामिल होती हैं। इनमें से कुछ सुविधाओं का प्रत्यक्ष प्रभाव वस्तु सेवाओं के उत्पादन पर पड़ता है, जबकि कुछ अन्य अर्थव्यवस्था के सामाजिक क्षेत्रों के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करते हैं।
प्रत्यक्ष रूप से कौन सहायता कर रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से कौन सहायता कर रहा है, इसके बारे में भी देखा जाएगा। कुछ लोग आधारिक संरचना को दो श्रेणी में बांटते हैं, एक सामाजिक और एक आर्थिक। ऊर्जा, परिवहन, संचार, ये सब क्या है, आर्थिक श्रेणी में आते हैं, पता होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास, ये सब सामाजिक आधारिक संरचना की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, सामाजिक संरचना की श्रेणी में, सामाजिक आधारित संरचना की श्रेणी में कौन कौन आते हैं, आर्थिक संरचना की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, ये हमको पता होना चाहिए और ये हम जान भी गए। आधारिक संरचना की प्रासंगिकता क्या है? आधारिक संरचना एक ऐसी सहयोगी प्रणाली, क्या है प्रासंगिकता इसकी? आधारिक संरचना ऐसी सहयोगी प्रणाली जिस पर एक आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की कार्य कुशल कार्य प्रणाली निर्भर करती है। आधारिक संरचना क्या है? एक सहयोगी प्रणाली है जिसकी निर्भरता किस पर है? आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की कार्य कुशल कार्य प्रणाली पर, है ना। आधुनिक कृषि भी बीज, कीटनाशक दवा, खाद के तीव्र बड़े पैमाने पर परिवहन के लिए इस पर निर्भर करती है। इसके लिए आधुनिक सड़क, रेल, जहाजी सुविधाओं का उपयोग करती है। वर्तमान समय में कृषि को बहुत बड़े पैमाने पर कार्य करने की जरूरत के कारण बीमा और बैंकिंग सुविधाओं पर भी निर्भर होना पड़ता है। कृषि की भी निर्भरता है, कहीं खाद पर निर्भरता, कहीं कीटनाशक दवाओं पर निर्भरता, कहीं सिंचाई पर निर्भरता, कहीं उन्नत बीजों पर निर्भरता, कहीं उन्नत तकनीकों पर निर्भरता, कई तरीके से उसकी निर्भरता लगी पड़ी है। जो कृषि के विकास में योगदान देने वाले कारक हैं वो एक आधारिक संरचना का निर्माण करते हैं। उन आधारिक संरचनाओं के बिना कृषि का विकास संभव नहीं है। पहले भी कृषि होती थी, आज भी कृषि हो रही है, दोनों में अंतर है, बात समझे। उन्नत बीज, उन्नत तकनीक, खाद, कीटनाशक दवाएं, इन सब का यूज करके, उचित सिंचाई व्यवस्था का प्रयोग करके आज हमने क्या किया है, कृषि उत्पादन में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया है। संरचनात्मक सुविधाएं एक देश के आर्थिक विकास में उत्पादन के तत्वों की उत्पादकता में वृद्धि करके उसकी जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके अपना योगदान करती हैं। जो आधारिक संरचनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं उत्पादकता को बढ़ाती हैं और उस देश में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद करती हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले दो चीजों का एग्जाम्पल दिया, एक वित्तीय संस्थान का एग्जाम्पल दे दिया, एक हमने दे दिया था ऊर्जा का, और एक दूसरा एग्जाम्पल अगर दे दें तो कृषि की जो निर्भरता है अन्य आधारिक संरचनाओं के ऊपर, उस पर भी एक एग्जाम्पल दे दी। तो इन सबके हिसाब से ये समझ में तो आ ही जाता है कि इस तरीके से आधारिक संरचना का योगदान उत्पादकता को बढ़ाने के साथ साथ नागरिकों के जीवन स्तर में सुधारने में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, अपर्याप्त आधारिक संरचना से स्वास्थ्य पर अनेक प्रकार से बुरा असर पड़ सकता है। जलापूर्ति सफाई में सुधार से प्रमुख जल संक्रमित बीमारियों से अस्वस्थता में कमी आती है। अगर स्वच्छ जलापूर्ति, आपको साफ सुथरा जल मिले तो आप बीमारी से बचे रहेंगे। ठीक है, साफ सफाई का भी ध्यान रखेंगे तो बीमारियां आपके पास में नहीं आएंगी। थोड़ा सा क्या होगा कि ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरह से, लेकिन कुछ हद तक आप स्वस्थ रहेंगे ही रहेंगे। उसके अलावा खाना पीना भी है भाई, बीमारी के होने पर भी उनकी गंभीरता कम आती है। ठीक है, बीमारी अगर है भी तब भी उसकी गंभीरता में कमी आएगी अगर आप साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, साफ सुथरा पानी पी रहे हैं। जैसे जल, सफाई, स्वास्थ्य के बीच इस पर संबंध के अलावा ये भी हम जानते हैं कि परिवहन और संचार की संरचनात्मक सुविधा की गुणवत्ता का प्रभाव स्वास्थ्य देखभाल पर पड़ता है। परिवहन और संचार की सुविधा, विशेषकर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में परिवहन से जुड़े वायु प्रदूषण बचाव जोखिमों का असर रुग्णता पर पड़ता है। विशेषकर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में परिवहन से जुड़े वायु प्रदूषण बचाव जोखिमों का असर रुग्णता पर पड़ता है। आधारिक संरचना की स्थिति के बारे में बात करते हैं। पारंपरिक रूप से भारत में आधारिक संरचना को विकसित करने का पूरा उत्तरदायित्व सरकार का था, लेकिन पाया गया कि आधारिक संरचना में सरकार का निवेश अपर्याप्त था। 1950 से 1990 के बीच की स्थिति को याद किया जाए, जिस दौरान सरकार का सभी आधारभूत संरचनाओं के विकास पर एकाधिकार बरकरार था। चाहे वो होटल की बात हो, चाहे वो अस्पताल की बात हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज इन सब की बात हो, चाहे किसी उद्योग को स्थापित करने की बात हो, चाहे कोई सड़क बनाने की बात हो, जो भी बात हो, सब में सरकार का ही पूरा योगदान था। यहां तक कि दूरसंचार व्यवस्था में भी सरकार का ही एकाधिकार रहता था, है ना। उस दौर में कई सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। आपको हमने बताया था कि बाजार में एक ही वस्तु है, उस वस्तु का एक अधिकार होने के नाते उस वस्तु की गुणवत्ता में सुधार भी नहीं हो पाया और वो वस्तु मनमानी ढंग से बेची गई, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। अगर उस एक वस्तु की जगह 4 वस्तुएं और भी होती उसी के कंपटीशन में, तो हो सकता था कि गुणवत्ता में भी सुधार हो गया होता। हो सकता था देश की आर्थिक जो आधारिक संरचना है उसको भी एक नई दिशा मिल जाती। बात समझे, ये हमने पहले पढ़ रखा है। आजकल निजी क्षेत्र ने स्वयं और सरकार ने जहां पर निजी क्षेत्र को दे भी दिया कि ठीक है आप लोग कर सकते हैं, वहां पे एक व्यवस्था लाई थी सरकार, लाइसेंसिंग व्यवस्था। और इस लाइसेंसिंग व्यवस्था में भी कई सारे चीजें रही हैं शामिल।
लाइसेंसिंग व्यवस्था में अगर कोई पिछड़े क्षेत्र में अपना उद्योग स्थापित करता है तो उसको क्या मिलेगा? छूट मिल जाएगी। अगर कोई लाइसेंस किसी विकसित क्षेत्र में अपना उद्योग स्थापित करे तो लाइसेंस बिल्कुल छूट नहीं मिलने वाला है लाइसेंसिंग व्यवस्था में। लेकिन सरकार के लाइसेंसिंग व्यवस्था लाने का प्रमुख उद्देश्य था देश का समावेशी विकास होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। बात समझे? कोई भी क्षेत्र अछूता ना रह जाए। आजकल निजी क्षेत्र ने स्वयं और सरकार के साथ संयुक्त भागीदारी कर आधारित संस्था के विकास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी है। हमारी बहुसंख्यक आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती, विश्व में अत्यधिक तकनीकी उन्नति के बावजूद ग्रामीण महिलाएं अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु फसल का बचा खुचा गोबर, जलाऊ लकड़ी जैसे जैव ईंधन का आज भी उपयोग करती है। ठीक है, ईंधन, जल, अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के लिए उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता है। दूर दूर तक क्यों जाना पड़ता है भाई? लकड़ी की खोज में जाएंगे, पानी की खोज में जाएंगे, पानी अपने सर पे लाद के लेके आएंगे, ऐसे कुछ। 2011 की जनगणना के आंकड़े ये बताते हैं कि ग्रामीण भारत में केवल 56% परिवारों में बिजली की सुविधा है, जबकि 43% परिवारों में आज भी मिट्टी के तेल का उपयोग होता है। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 85% परिवार खाना बनाने जैव ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। केवल 31% ग्रामीण परिवारों में लोगों को नल का पानी उपलब्ध है। लगभग 69% लोग कुआं, टैंक, तालाब, झरना, नदी, नहर आदि जैसे पानी के खुले स्रोतों से पानी पीते हैं। ये 2011 की जनगणना का एक आंकड़ा है। जैव ईंधन का इस्तेमाल जो करते हैं, मतलब वो लकड़ी का यूज करके खाना बनाते हैं, कहीं कुछ जो फसलों के अवशेष होते हैं उनको झोंक के खाना बनाते हैं। बात समझे? सारणी 8.1 को देखा जाए, 8.1 सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में जो निवेश हुआ है वो 30% है, भारत का आंकड़ा है। सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल सेवाओं का जो उपयोग करने वाले लोग हैं वो 94%। सुरक्षित रूप से प्रबंधित सेवाओं का उपयोग करने वाले जो है वो 40% है। मोबाइल प्रयोगता जो है भारत में 1000 में से 87 लोग। इसमें भारत में उपलब्ध कुछ आधारित संरचना सुविधाओं की तुलना कुछ अन्य देशों में उपलब्ध सुविधाओं से की गई है। यह सर्वविदित है, आधारित संरचना विकास की नींव है, आधारित संरचना विकास की नींव, लेकिन भारत में अभी भी इनकी बहुत कमी है। भारत आधारित संरचना पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 30% निवेश करता है। 30% 2019 की बात है, जो कि चीन और इंडोनेशिया से काफी कम है। बल्कि बात करेंगे जब चीन की या फिर हम अपने इंडोनेशिया की बात करें तो 34% पे है, चीन की बात करते 44% पर है। हम कितना है? 30% पर है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया कि अब से कुछ दशकों के बाद भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। इसके लिए भारत को आधारित संरचना सुविधाओं में निवेश को बढ़ाना होगा। तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में कोई दिक्कत नहीं है, तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकती है, लेकिन भारत को क्या करना चाहिए? आधारित संरचना सुविधाओं में निवेश को बढ़ाना पड़ेगा भाई, तब यह संभव होगा। किसी भी देश में आय में वृद्धि के साथ साथ आधारित संरचना के गठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। अगर किसी के इनकम में वृद्धि होती है तो जाहिर सी बात है, अगर इनकम बढ़ रही है तो पूंजी निर्माण दर में वृद्धि होनी तय है। और अगर पूंजी निर्माण दर में किसी की वृद्धि होनी तय है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति होगा, परचेजिंग पावर पैरिटी उसकी बढ़ेगी, जीवन स्तर में उसके सुधार होगा। और जीवन स्तर में सुधार होने का मतलब है कहीं ना कहीं पैसे का मार्केट में ही दौड़ धूप मचा रहेगा। मतलब यह है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत स्थिति में होगी। और अगर अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में होती है तो जाहिर सी बात है सरकार के पास जब पैसा आता है ना, तो सरकार क्या करती है? उसका यूज आधारित संरचनाओं के विकास में ही करती है। किसी भी देश में आय में वृद्धि होगी तो आधारित संरचना के गठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आएंगे। अल्प आय वाले देशों के लिए सिंचाई, परिवहन, बिजली जैसी बुनियादी आधारित संरचना सेवाएं अधिक महत्वपूर्ण होती, जो कम आय वाले देश हैं। ठीक है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं परिपक्व होती हैं, उनके बुनियादी उपयोग के योग्य मांगों की पूर्ति होती है, वैसे वैसे अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी कम होती जाती है। देश में भी ऐसा रहा है, भारत में भी ऐसा रहा है कि बदलते समय के साथ साथ अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी तो कम होती चली गई है, लेकिन कृषि की हिस्सेदारी सिर्फ कम हुई है। लेकिन कृषि में रोजगार के अवसर आज भी वैसे के वैसे बने हुए हैं। हम सब ये चीजें पहले भी पढ़ चुके हैं। और वैसा माना भी जाता है, अगर अर्थव्यवस्था को एक विकास का रूप देना है, विकसित अर्थव्यवस्था की ओर घुमाना है, तो उस देश की जनसंख्या या उस देश की अर्थव्यवस्था में या रोजगार के मामले में कृषि का योगदान कम होना चाहिए। हुआ भी है। हमारे यहाँ जीडीपी में कृषि का योगदान कितना? 17-18% है। रोजगार में 50 से 55 है। बताओ। लेकिन द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों ने तो खूब सारा योगदान दिया जीडीपी में, लेकिन इन्होंने रोजगार सृजन क्यों नहीं कर पाए? ये लोग, ये भी तो करना चाहिए था, तभी तो संभव हो पाता। इसका मतलब है कहीं ना कहीं द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार सृजन से संबंधित जो संभावनाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी है। और कमी इसलिए होगी क्योंकि उनसे संबंधित जो आधारित संस्थाएं हैं उनका विकास उस स्तर पर नहीं हो पाया है जिस स्तर पर होना चाहिए।
सेवा से संबंधित आधारित संरचना की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि उच्च आय वाले देशों में बिजली और दूरसंचार की आधारित संरचना का हिस्सा अधिक होता है। अतः आधारित संरचना का विकास और आर्थिक विकास साथ साथ होते हैं। हमको ये बात भी याद रखनी चाहिए। काफी हद तक कृषि सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास विस्तार पर निर्भर करती है। कृषि सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास विस्तार पर निर्भर करती है। औद्योगिक प्रगति बिजली उत्पादन परिवहन संचार के विकास पर निर्भर करता है। औद्योगिक उत्पादन औद्योगिक जो प्रगति होगी वो बिजली पर निर्भर करेगी, बिजली उत्पादन पर, परिवहन पर, संचार के साधनों पर निर्भर होगी। स्पष्ट है कि यदि आधारित संरचना की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया तो इससे आर्थिक विकास में गंभीर रुकावटें आएंगी। इस अध्याय में हमारा ध्यान दो प्रकार की आधारित संरचनाओं की ओर होगा जिनका संबंध ऊर्जा और स्वास्थ्य से है। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? किन स्वरूपों में उपलब्ध होता है? किसी भी राष्ट्र की विकास प्रक्रिया में ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। साथ ही यह उद्योगों के लिए भी अनिवार्य होता है। ऊर्जा के ही आधार पर परिवहन का विकास, दूरसंचार का विकास, कृषि का विकास, उद्योग का विकास, मानव विकास, इसको सब कुछ, स्वास्थ्य विकास, सब कुछ होता है ऊर्जा के ही आधार पर। ठीक है। कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों जैसे खाद, कीटनाशक, कृषि उपकरणों के उत्पादन, यातायात में उपयोग भारी स्तर पर हो रहा है। घरों में इसकी आवश्यकता भोजन बनाने, घरों को प्रकाशित करने, गर्म करने के लिए होती है। घर में एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब रखा पड़ा है। ऊर्जा ना हो तो चलेगी कैसे? हाथ से डुला के चलाएंगे, फिर भी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके शरीर में भी ऊर्जा है। जब करेंगे तब ना चलेगा वो। हर चीज के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। क्या आप ऊर्जा के बिना किसी उपयोगी वस्तु के उत्पादन या सेवा की कल्पना कर सकते हैं? ऊर्जा के स्रोत नहीं कर सकते ना। खाना बनाना है, गैस पे ही बनाना भाई, ऊर्जा की जरूरत पड़ रही ना, तभी ना चावल दाल पका पा रहे हैं हम लोग, सब्जी बना दे रहे हैं, रोटी भी बन जा रही है। गैस में आग मत लगाओ, फिर बना के रोटी दिखा दो, कोई बन जाएगी क्या रोटी? चावल दाल तैयार हो जाएगा आप लोगों का। ऊर्जा के व्यावसायिक गैर व्यावसायिक स्रोत होते हैं। व्यावसायिक स्रोतों में ईंधन की लकड़ी, पेट्रोल, बिजली आते हैं, क्योंकि उन्हें खरीदा और बेचा जाता है। ऊर्जा के गैर व्यावसायिक में स्रोतों में जलाऊ लकड़ी, कृषि का कूड़ा कचरा और सूखा गोबर आता है। सूखा गोबर का मतलब है उपला। क्या बोलते हैं आप लोगों के यहाँ? व्यावसायिक का मतलब होता है जिनको खरीदा जा सके, बेचा जा सके। गैर व्यावसायिक का मतलब है आमतौर पर ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोत पनबिजली को छोड़ दिया जाए तो समाप्त हो जाते हैं। जो व्यावसायिक स्रोत है वो समाप्त हो जाते हैं पनबिजली के अलावा, जबकि गैर व्यावसायिक स्रोतों का पुनर्नवीनीकरण हो सकता है। भारतीय परिवारों में 60% से अधिक परिवार अपने नियमित भोजन गर्म करने की आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों पर निर्भर करते हैं। कितने भैया? 60% से अधिक लोग हैं। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत होते क्या हैं? ऊर्जा के व्यावसायिक गैर व्यावसायिक स्रोतों को हम ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत बोलते हैं। जो व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक स्रोत हैं उन्हीं को हम बोलते हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा के 3 और स्रोत हैं। आमतौर पर बोला जाता है गैर पारंपरिक स्रोत। गैर पारंपरिक स्रोत, गैर पारंपरिक में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। अच्छा, इस सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये 3 जो प्रकार की ऊर्जा है ना, इनको भी पाने के लिए उनकी भौगोलिक अवस्थिति का आकलन करना पड़ेगा। अब कोई उम्मीद करे कि ध्रुवीय क्षेत्र में हमको सौर ऊर्जा उत्पन्न करना है, तो पूरी दुनिया वाले क्या बोलेंगे उसको? इसको पहले पागल खाना में भर्ती कराओ, तब बात करते हैं आगे, है ना? ऐसे बोलेंगे नहीं। और कोई रेगिस्तान में सोचे कि हमको पन बिजली तैयार करनी है, पानी वाली बिजली तैयार करनी है, तो चलो। तो उष्ण प्रदेश होने के कारण भारत में इन तीनों की ऊर्जाओं का उत्पादन करने की असीमित संभावनाएं हैं। भारत एक उष्ण प्रदेश में स्थित है और उष्ण प्रदेश में स्थित होने के कारण यहाँ पर इनकी असीमित संभावनाएं हैं। इनकी सीमाएं नहीं, बहुत सारी संभावना हमारे पास है। ऐसा तभी संभव होगा जबकि कोई सस्ती प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए या सस्ती प्रौद्योगिकी विकसित की जाए। बात करें तो भारत में ऊर्जा के कुल उपभोग का 74% व्यावसायिक ऊर्जा से पूरा होता है। इसमें लिग्नाइट कोयला शामिल है। लिग्नाइट, तेल, 10% प्राकृतिक गैस, इतना। ये सब नया आंकड़ा नहीं भाई, पुराना है, इसलिए इसको नहीं देखेंगे हम लोग। ठीक है। सारणी में व्यावसायिक ऊर्जा के उपयोग की क्षेत्रवार पद्धति दी गई है। 1953-54 में परिवहन क्षेत्र व्यावसायिक ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता रहा। 53-54 में परिवहन क्षेत्र जो था व्यावसायिक ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता था। लेकिन परिवहन क्षेत्र के अंश में निरंतर गिरावट आई, जबकि घर, कृषि, अन्य क्षेत्र उपयोग में वृद्धि हो रही है। समस्त व्यावसायिक ऊर्जा उपयोग में तेल और गैस का अंश सबसे अधिक है। आर्थिक विकास की तीव्र दर के साथ साथ ऊर्जा के उपयोग में भी वृद्धि हुई है। आर्थिक विकास की तीव्र वृद्धि तो हुई है, साथ साथ ऊर्जा के उपयोग में भी वृद्धि हुई है। ठीक है ना? ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा का सबसे दृष्टिगोचर रूप, जिसे प्राय आधुनिक सभ्यता की प्रगति का द्योतक माना जाता है, बिजली आती है। किसी देश के आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाली आधारिक संरचना में बिजली अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। प्राय बिजली की मांग की अभिवृद्धि दर सकल घरेलू उत्पाद दर से ऊंची होती है। लगभग यही होता है कि बिजली की मांग की जो अभिवृद्धि दर होती है वो सकल घरेलू उत्पाद दर से ऊंची ही रहती है।
अध्ययनों से बात पता चलता है कि 8% प्रति वर्ष सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त करने के लिए बिजली की पूर्ति में अभिवृद्धि का प्रति वर्ष दर लगभग 12% होना चाहिए। मतलब बिजली की मांग अधिक होगी जीडीपी की मांग की अपेक्षा। ठीक है। भारत में 2018 में कुल बिजली उत्पादन क्षमता का लगभग 82% उत्पादन तापीय स्रोतों से हुआ। जल और परमाणु स्रोतों का क्रमशः 8.5 और 2.5 नहीं 2.5% रहा। भारत की ऊर्जा नीति जल, सौर और वायु के ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन देती है क्योंकि ये स्रोत जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नहीं है, इसीलिए इनमें कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। इसके परिणामस्वरूप इन दोनों तीनों स्रोतों से उत्पादित बिजली में तीव्र अभिवृद्धि भी देखी गई है। ठीक है। सौर, जल और वायु, इन तीनों से कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है। ये तीनों के तीनों जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नहीं करते हैं, कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं। बात समझे। और अगर ये दोनों चीजें भी नहीं भी करते हैं तो एक चीज और याद रखना, इनसे जो बिजली का उत्पादन होगा उसमें तीव्र वृद्धि भी देखी जाएगी। बिजली की शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है परमाणु ऊर्जा। इसके पर्यावरण संबंधी फायदे हैं, दीर्घकाल में सस्ती साबित भी हो सकती है। देखो शुरुआत में कोई भी टेक्निक होगी बड़ी महंगी रहेगी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो सस्ता होता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में बहुत सारी चीजें हमको लगानी पड़ेंगी, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मशीनें खरीदनी पड़ेगी, जमीन उसके लिए इकट्ठा करनी पड़ेगी, बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, है ना। लेकिन एक बार ये सारी चीजें बन गई, तैयार हो गई, फिर उसके बाद उसमें धीरे धीरे सुधार होता रहेगा, थोड़ा थोड़ा पैसा काम करता रहेगा। बात समझे। बिजली शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत परमाणु ऊर्जा। इसके पर्यावरण संबंधी फायदे हैं। परमाणु ऊर्जा कुल प्राथमिक ऊर्जा खपत में केवल 2.5% जबकि विश्व औसत 13%। ये बहुत ही कम है, इसलिए कुछ विद्वानों की राय है कि अधिक से अधिक विद्युत का उत्पादन परमाणु स्रोत को छन्न वस्तुओं द्वारा किया जाए, जिससे पर्यावरण और धारणीय विकास प्रभावित न हो। इस संबंध में आपकी क्या राय है? अब विद्युत क्षेत्र की कुछ चुनौतियां हैं। व्यावसायिक ऊर्जा की उपभोग पद्धति। भारत में ऊर्जा की कुल उपभोग का 74% व्यावसायिक ऊर्जा से पूरा होता है। यह आंकड़ा पुराना है फिलहाल, नए आंकड़े में आप लोग उसको देख लेंगे। इसमें लिग्नाइट कोयला शामिल है। ठीक है। कुल ऊर्जा उपभोग का 74% व्यावसायिक ऊर्जा से प्राप्त होता है। लिग्नाइट कोयला शामिल है, 74% का अंश सबसे अधिक है। इसका सबसे ज्यादा प्रतिशत अंश है 74। इसमें तेल आता है 10%, प्राकृतिक गैस 9%, जल, अन्य और नवीकरणीय ऊर्जा आते हैं 7%। जलाऊ लकड़ी, गाय का गोबर, कृषि का कूड़ा कचरा, गैर व्यावसायिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग भारत में कुल ऊर्जा का 26% से ज्यादा है। ये फिलहाल आंकड़े पुराने ही हैं, हमको नए आंकड़े देखने पड़ेंगे। ठीक है। जिसका अर्थव्यवस्था ऊर्जा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसका अर्थव्यवस्था से भी संबंध है। हमें पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए आयात पर निर्भर होना पड़ता है। निकट भविष्य में इस निर्भरता में क्रमिक वृद्धि होने की संभावना भी है। ऊर्जा क्षेत्र जो होता है ना, वो किसी भी क्षेत्र की, किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास का मार्ग तय करता है। ठीक है। ऊर्जा के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप चल फिर रहे हैं तो ऊर्जा की जरूरत है ना। आप एक पंखा छोटा चला रहे हैं, आप एक मोबाइल चला रहे हैं, उसको भी ऊर्जा की जरूरत है ना। तो बड़े बड़े उद्योग, छोटे से छोटे काम को से लेकर बड़े से बड़े उद्योगों तक के लिए हमको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जहां पर ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं होती है या सही ढंग से नहीं हो पाती, या उसकी आपूर्ति संभव नहीं हो पाती है, वहां पर अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन की स्थिति देखने को मिल जाती है। आप बिहार के बारे में भी जो पढ़ते हैं, बिहार में क्या, भारत में भी ऐसी बात देख सकते हैं। लेकिन बिहार, क्योंकि बीपीएससी की भी आप तैयारी करते हैं, तो बिहार में अगर आप देखेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के प्रमुख कारण में एक ऊर्जा आपूर्ति का कम होना है ना। कम ऊर्जा आपूर्ति भी उसमें एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। ठीक है। चलिए, 8.5.2 में व्यावसायिक ऊर्जा के उपयोग की क्षेत्रवार पद्धति दी गई। 53-54 में परिवहन क्षेत्र व्यावसायिक ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता रहा है। 53-54 में परिवहन क्षेत्र जो था वो व्यावसायिक ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता था। लेकिन परिवहन क्षेत्र के अंश में निरंतर गिरावट आई है। स्टेटमेंट के रूप में आपको ध्यान रखना चाहिए। जबकि घर, कृषि, अन्य क्षेत्र उपयोग में वृद्धि हो रही है। इसका मूल कारण क्या है? घर, क्योंकि सुविधाओं में वृद्धि हुई है। पहले हम लकड़ी के लकड़ी का यूज करके खाना बना लेते थे, आज हम हीटर का यूज कर लेते हैं, आज हम गैस का यूज कर लेते हैं, है ना। आज हम एक नई नई पद्धतियां आ गई हैं, इस वजह से घर में इनका यूज होने लग गया। घर में आप पंखा भी चला रहे हैं, एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, ये सब भी यूज कर रहे हैं। तो क्या है, इन क्षेत्रों में समय बीतने के साथ साथ ऊर्जा के खपत की वृद्धि देखी गई इन वजहों से। कृषि क्षेत्र में क्या था? पहले कृषि करने का एक तरीका था, बैल से जुताई होती थी, रहट चलती थी, है ना। नाली में क्या होता था, वो उसमें थोड़ी सी मिट्टी रख के मेड़बंदी करके उसमें पानी निकाला जाता था रहट के माध्यम से। समय जैसे जैसे बदलता गया, लोगों को तकनीकी ज्ञान होता गया, उसके बाद से लोगों ने ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना शुरू किया, बड़ी बड़ी मशीनों का यूज करना शुरू किया। इन्होंने सिंचाई के लिए ट्यूबवेल, पंप सेट जैसी तकनीकों का भी यूज किया। आजकल के समय में आप देखेंगे सिंचाई के मामले में कई प्रकार की तकनीकों का उपयोग किया जाता है। उसमें से एक तकनीक आप सुने होंगे, स्प्रिंकलर सिंचाई, है ना, एनिकेट पद्धति। स्प्रिंकलर, एनिकेट,
टपक सिंचाई, बहुत सारी प्रकार की सिंचाई है, उन सबका भी यूज हो रहा है। ये क्या है, ऊर्जा की खपत को ही तो बढ़ावा देने के कारण है ना भाई, ऊर्जा की खपत को ही बढ़ा रहे हैं ना ये लोग। इसके साथ साथ आप देखेंगे खेत में आज की जो जरूरत, वर्तमान की जो जरूरत है, नील गाय से अपने फसल को बचाने के लिए, सांड भैंसा इन सबसे अपने फसलों को बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, तार लगा देते हैं, तारों की बाड़ लगा देते हैं। उससे काम नहीं चलता कुछ लोगों का, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उस तार में लाइट भी दौड़ा के रखते हैं, कोई भी जानवर टच करेगा तो मर सकता है। ऐसी भी कई बार कहानियां सुनी होंगी आपने, कई बार आपके दिमाग आपको सुनने में आया होगा कि उनके खेत में कोई जानवर था, वो गया, लाइट करंट लग गया, मर गया। ये ऊर्जा के उपभोग का तरीका है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र, छोटे मोटे क्षेत्र की बात कर लें, आजकल आप देखेंगे तो परिवहन के क्षेत्र में कमी आई है, परिवहन के क्षेत्र में कमी आई है ऊर्जा के उपभोग में। परिवहन का मतलब क्या है, आर्थिक विकास की तीव्र दर के साथ साथ ऊर्जा के उपयोग में भी वृद्धि हुई है। आर्थिक विकास होगा तो आर्थिक विकास के साथ साथ ऊर्जा के उपयोग में भी वृद्धि होगी, जाहिर सी बात है। ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा का सबसे दृष्टिगोचर रूप जिसे प्राय आधुनिक सभ्यता की प्रगति का द्योतक माना जाता है, में बिजली आती है। बिजली को क्या माना जाता है, आधुनिक सभ्यता की प्रगति का द्योतक। किसी देश के आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाली आधारिक संरचना में बिजली अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना, प्रायः बिजली की मांग की अभिवृद्धि दर सकल घरेलू उत्पाद दर से ऊंची होती, हमेशा की बात है। बिजली की मांग हमेशा अधिक रहेगी जीडीपी के मामले में। मतलब 8% प्रति वर्ष सकल घरेलू उत्पाद अगर प्राप्त करना है तो हमको बिजली की आपूर्ति कितनी चाहिए, कम से कम 12%। इसका मतलब क्या है, जीडीपी में वृद्धि देखने के लिए हमको ज्यादा मात्रा में बिजली की आपूर्ति करनी पड़ेगी, है ना। तो ये ध्यान रखना। 2018 में कुल बिजली उत्पादन क्षमता का लगभग 82% उत्पादन तापीय स्रोतों से हुआ। जल और परमाणु स्रोतों का प्रतिशत लगभग क्रमशः 8.5 और 2.5% रहा। भारत की ऊर्जा नीति जल, सौर और वायु के ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन देती है, क्योंकि ये स्रोत जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नहीं है, इसलिए इनमें कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। जीवाश्म ईंधन नहीं है, जल, सौर और वायु जीवाश्म ईंधन नहीं है, आपको पता होना चाहिए। जीवाश्म ईंधन पर इनकी कोई निर्भरता नहीं होती है, यही कारण है कि इनमें कार्बन का उत्सर्जन भी नहीं होता है। आपसे पूछा जाता है कि जी सर, जल, सौर और वायु ऊर्जा के स्रोतों से कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है। कारण में दे दिया जाए, इन स्रोतों की निर्भरता जीवाश्म ईंधन पर नहीं होती है। इसमें स्थिति में क्या होगा, कथन और कारण दोनों सही रहेंगे, कारण जो है कथन की व्याख्या भी करेगा। ठीक है, चलो। परिणाम स्वरूप इन दोनों स्रोतों से उत्पादित बिजली में तीव्र अभिवृद्धि हुई है। बिजली, अच्छा, अभिवृद्धि तीव्र हुई है इन तीनों से। ये भी आपके स्टेटमेंट मतलब कथन और कारण के रूप में हो सकते हैं, तो ये भी थोड़ा याद रखने की जरूरत है। बिजली की शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है परमाणु ऊर्जा। इसके पर्यावरण संबंधी फायदे हैं, दीर्घकाल में सस्ती साबित हो सकती है। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा का कुल प्राथमिक ऊर्जा खपत में केवल 2.5% अंश है, जबकि विश्व औसत 13%। यह बहुत ही कम है, इसलिए कुछ विद्वानों की राय है कि अधिक से अधिक विद्युत का उत्पादन परमाणु स्रोत कुछ अन्य वस्तुओं द्वारा किया जाए, जिससे पर्यावरण धारणीय विकास प्रभावित न हो। विद्युत क्षेत्र में कुछ चुनौतियां आएंगी, कई बार सवाल पूछे गए हैं इससे संबंधित। विभिन्न पावर स्टेशनों द्वारा जनित बिजली का पूरा उपभोग उपभोक्ता नहीं करते हैं, उसके एक अंश का उपभोग पावर स्टेशन के सहायक इकाइयों द्वारा किया जाता है। बिजली के संप्रेषण में भी उसका एक हिस्सा खत्म हो जाता है, शेष बिजली हम अपने घरों, ऑफिस, कारखानों में प्राप्त करते हैं। तो एक तो चुनौती यह है कि जो बिजली का उत्पादन हो रहा है उसका पूरा उपभोग उपभोक्ता नहीं करता है। कोई एक अंश ऐसा होता है कि जिसका उपभोग पावर स्टेशन के सहायक इकाइयों द्वारा किया जाता है। या फिर बोले तो बिजली के संप्रेषण की चुनौती है। बात समझे? भारत के बिजली क्षेत्र के समक्ष आज कई प्रकार की चुनौतियां, जैसे भारत की वर्तमान बिजली उत्पादन क्षमता उच्चारण आर्थिक क्षमता अभिवृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। ये तो चुनौती ये है हमारे पास। भारत की व्यावसायिक ऊर्जा पूर्ति 7% की दर से बढ़ने की आवश्यकता है। वर्तमान में भारत प्रति वर्ष 20,000 मेगावाट नई क्षमता जोड़ पाता है, यहां तक कि स्थापित क्षमता का भी अल्प उपयोग होता है। स्थापित जितनी भी क्षमता हमारे पास है उसका भी बहुत कम ही यूज हो पाता है। आप देखेंगे ना, कहीं किसी गांव एरिया की बात करें तो वहां पे देखेंगे तो लाइट 4 घंटे के लिए आ रही है, 2 घंटा के लिए आ रही है, 24 घंटे में 2 घंटा बिजली आती है। कितना यूज होगा उसका? उस लाइट का कहीं और यूज हो रहा है, या वो लाइट नहीं पहुंच पा रही है, ये भी समस्या आती है। अच्छा, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बिजली घर उचित तरीके से नहीं चल रहे हैं। बिजली घरों की भी अपनी अपनी समस्याएं हैं, वो उचित तरीके से नहीं चल पा रहे हैं। तो एक चुनौती तो ये रही हमारे सामने। दूसरी चुनौती क्या है कि राज्य विद्युत बोर्ड जो विद्युत वितरण करते हैं कि हानि 20,000 करोड़ से ज्यादा है। तो राज्य विद्युत बोर्डों की जो हानि है वो भी एक कारण है। इस हानि की वजह से क्या होता है, संप्रेषण और वितरण का नुकसान होता है, बिजली की अनुचित कीमतें और अकार्य कुशलता भी है।
ये चुनौती का कारण। कुछ विद्वानों का मत है कि किसानों को विद्युत का वितरण ही नुकसान का प्रमुख कारण है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसके अलावा बिजली के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका बहुत कम है, यह भी एक चुनौती है। विदेशी निवेश का भी यही हाल है। निजी क्षेत्र की भागीदारी कम है तो भैया विदेशी निवेश कैसे आएगा यहाँ पे? भारत के विभिन्न भागों में बिजली की ऊंची दरें, लंबे समय तक बिजली गुल होने से आमतौर पर जनता में असंतोष है। तो विभिन्न भागों में बिजली की ऊंची दरें, लंबे समय तक बिजली गुल होने से आमतौर पर जनता में असंतोष भी रहता है। भारत के थर्मल पावर स्टेशन, जो कि भारत के बिजली क्षेत्र के आधार हैं, कच्चे माल कोयले की पूर्ति में कमी का सामना भी कर रहे हैं। एक तो यह समस्या है, बिजली की ऊंची दर है, लंबे समय तक बिजली का गुल होना भी एक चुनौती है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ थर्मल पावर स्टेशन हैं कई सारे, वो सब किसकी समस्या झेल रहे हैं? कच्चे माल की समस्या झेल रहे हैं, कोयले की पूर्ति में कमी की समस्या झेल रहे हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो कितनी सारी समस्याएं हो गई, चुनौतियां कितनी सारी आ गई हमारे पास। नोट कर लेना पॉइंट्स। बिजली का पूरा उपभोक्ता नहीं करते, बल्कि पावर स्टेशन के सहायक इकाइयों द्वारा, या फिर बिजली के संप्रेषण की समस्या। ठीक है, दूसरा, जो बिजली उत्पादन क्षमता है उसमें कमी है अभी भी। राज्य विद्युत बोर्ड को जो होने वाली हानि उठा रहे हैं, वो भी एक चुनौती है। अच्छा, हानि उठाएंगे तो वितरण का भी नुकसान होगा, उससे वितरण भी। चोरी की भी समस्या हमारे यहाँ बम्पर है, अच्छी खासी स्थिति में देख सकते हैं हम लोग। निजी क्षेत्र की भूमिका कम है यहाँ पे, और जो थर्मल पावर स्टेशन है वो कच्चे माल की आपूर्ति या फिर बोले तो कोयले की आपूर्ति में उनकी कमी है, उसकी भी समस्या झेल रहे हैं। विद्युत कंपनियां जो है ना, उनके पास निवेश की भी कमी है। तो कई सारी चुनौतियां हैं हमारे पास। मतलब निरंतर आर्थिक विकास, जनसंख्या वृद्धि से भारत में ऊर्जा की मांग में तीव्र वृद्धि हो रही है। यह मांग वर्तमान में उत्पन्न की जा रही ऊर्जा से बहुत अधिक है। अधिक सार्वजनिक निवेश, बेहतर अनुसंधान विकास के उपाय, तकनीकी खोज, ऊर्जा के पुनर्नवीनीकृत स्रोतों से बिजली की अतिरिक्त पूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। कैसे अतिरिक्त पूर्ति कैसे सुनिश्चित हो सकती है? तो अधिक सार्वजनिक निवेश के माध्यम से, बेहतर अनुसंधान के माध्यम से, विकास के उपाय के माध्यम से, तकनीकी खोज के माध्यम से, ऊर्जा के पुनर्नवीनीकृत स्रोतों के माध्यम से बिजली की अतिरिक्त पूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। अतिरिक्त क्षमता वाले पावर क्षेत्र में, ठीक है, निवेश के बावजूद सरकार पावर क्षेत्र के निजीकरण के लिए सहमत हुई है और उच्च कीमतों पर विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी, जिसका कुछ खास वर्गों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। क्या आप सहमत हैं कि यह एक सही नीति है? क्यों? कच्चा इस पर चर्चा हमको करनी चाहिए। यहां पे एक ब्रैकेट में दिया गया है ये ऊर्जा बचत, CFL LED। इस पे प्रश्न पूछा गया है प्री में, तो आपको याद रखना चाहिए इसके बारे में। ऊर्जा कार्य कुशलता ब्यूरो के अनुसार कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट, मतलब CFL की बात हो रही है, सामान्य बल्बों की अपेक्षा 80% कम बिजली की खपत करते हैं। जो CFL होते हैं ना, वो सामान्य बल्ब की अपेक्षा 80% कम बिजली की खपत करते हैं। फैक्ट है, पता होना चाहिए। इंडो एशियन नामक कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप के निर्माता का कहना है कि 10 लाख 100 वाट बल्ब की 20 वाट की कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप का प्रयोग करने से बिजली उत्पादन में 80 मेगावाट की बचत हो सकती है। बचत की यह राशि 400 करोड़ रुपया है। जो 80 मेगावाट बिजली बचेगी उसकी कीमत है 400 करोड़ रुपए। ठीक है, LED क्या बात होगी? इन दोनों देश में LED लैंप के प्रयोग को ऊर्जा बचत के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। LED बल्ब ताप दीप्त बल्बों की केवल 10%, LED बल्ब क्या करता है? ताप दीप्त बल्बों की केवल 10% और CFL बल्बों से आधी ऊर्जा का प्रयोग करता है। अब बताओ, LED और भी बचत कर रहा है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के अनुसार उजाला योजना भारत सरकार की है, अंतर्गत ताप दीप्त बल्बों के स्थान पर LED बल्ब कुल ऊर्जा उत्पादन में 5905 मेगावाट ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। क्षमता के बढ़ने और प्रतिस्थापन लागत के कम होने के परिणामस्वरूप एक औसत परिवार को इसके कारण लगभग 4000 रुपए की वार्षिक बचत होती है। स्वास्थ्य से बात करें, स्वास्थ्य से हमारा मतलब केवल बीमारियों का ना होना ही नहीं है, बल्कि यह अपनी कार्य क्षमता प्राप्त करने की योग्यता भी होती है। किसी की सुख समृद्धि का मापदंड है। स्वास्थ्य क्या क्या है भाई? स्वास्थ्य से क्या क्या मतलब हो सकता है? अपनी कार्य क्षमता प्राप्त करने की योग्यता, किसी की सुख समृद्धि का मापदंड, और स्वास्थ्य जो होता है ना, वो राष्ट्र की समग्र समृद्धि और विकास से जुड़ी एक पूर्ण प्रक्रिया है। स्वास्थ्य से इतना सारा तात्पर्य है। यद्यपि 20वीं सदी के इतिहास ने उत्कृष्ट मानव स्वास्थ्य के वैश्विक रूपांतरण को देखा, फिर भी किसी राष्ट्र की स्वास्थ्य दशा की माप को किसी एक इकाई के रूप में परिभाषित करना कठिन है। आमतौर पर विद्वान लोगों के स्वास्थ्य का निर्धारण शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण के स्तर के साथ साथ संक्रामक असंक्रामक रोगों की घटनाओं जैसे सूचकों द्वारा करते हैं। जो अर्थशास्त्री हैं, जो विद्वान हैं, वो लोग स्वास्थ्य की परिभाषा को इस तरीके से निर्धारित करते हैं, जीवन प्रत्याशा के आधार पर। स्वास्थ्य आधारित संरचना के विकास से किसी देश में वस्तु सेवाओं के उत्पादन के लिए स्वस्थ जनशक्ति सुनिश्चित होती है। किसी भी देश में अगर स्वास्थ्य आधारित संरचना क्या मतलब है? अस्पताल होने चाहिए, है ना, ट्रीटमेंट अच्छे खासे होने चाहिए, डॉक्टर्स की कमी ना हो, है ना।
इन सब सुख सुविधाओं की अधिकता होनी चाहिए। और स्वास्थ्य आधारित संरचना में याद रखना सिर्फ अस्पताल की बात नहीं है, शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था होनी चाहिए, शुद्ध वातावरण की भी व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। तो स्वच्छ पेयजल, उनकी उनके रहन सहन, उनके जीवन स्तर, पोषण का स्तर, वो सारा कुछ भी स्वास्थ्य आधारित संरचना में ही शामिल है। ठीक है। हाल के वर्षों में विद्वानों का कहना है कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार है। यह सरकार की जिम्मेदारी कि वह नागरिकों के स्वस्थ स्वास्थ्य जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करे। स्वास्थ्य आधारित संरचना में अस्पताल आते हैं, डॉक्टर, नर्स और अन्य अर्ध चिकित्सा कर्मी, बेड, अस्पताल में जरूरी उपकरण, सुविकसित दवा उद्योग, ये सब कुछ इसमें शामिल है स्वास्थ्य आधारित संरचना में। ठीक है। यह भी सत्य है कि स्वास्थ्य आधारित संरचना की मात्र उपस्थिति से ही लोग स्वस्थ हों, यह जरूरी नहीं है। लोगों की इन सुविधाओं तक पहुंच भी होनी चाहिए। तो हमको यह चीज और याद रखनी है, जहां पर स्वास्थ्य आधारित संरचना की उपस्थिति है, वहां पर लोगों का स्वस्थ होना आवश्यक है, यह अनिवार्य है। सही नहीं है ना? फिर ये सही तब होगा जब लोगों की पहुंच होए, मतलब इन सुविधाओं तक लोगों की अच्छी खासी पहुंच होगी। योजनाबद्ध विकास के आरंभ से ही नीति निर्माताओं ने जोर दिया कि कोई व्यक्ति चिकित्सा सुविधा, आरोग्यकारी निवारक प्राप्त करने से वंचित इसलिए न रह जाए क्योंकि वह उसकी कीमत अदा नहीं कर पाता। लेकिन क्या हम इस आदर्श को प्राप्त कर पाए हैं? इससे पहले कि हम विभिन्न आधारित संरचनाओं पर विचार करें, भारत में स्वास्थ्य की स्थिति पर बात कर लेते हैं। भाई, स्वास्थ्य आधारित संरचना की स्थिति क्या है? सरकार पर यह संवैधानिक जिम्मेदारी कि स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन में मिलावट, दवाएं, जहरीले पदार्थ, चिकित्सा व्यवसाय, जन्म मृत्यु संबंधी आंकड़ा, मानसिक अक्षमता, पागलपन जैसे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर मुद्दों को निर्देशित और विनियमित करे। सरकार पर जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण परिषद की सहायता से विस्तृत नीतियां, ये ध्यान रखना, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण परिषद, मंत्रालय की बात नहीं हो रही, परिषद की सहायता से विस्तृत नीतियां और योजनाएं विकसित करते हैं। देश में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेश, अन्य निकायों को वित्तीय तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है केंद्र सरकार। और किसके माध्यम से सारे आंकड़े इकट्ठा होते हैं, सूचनाएं इकट्ठा की जाती हैं? केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण परिषद के माध्यम से। पिछले वर्षों के दौरान भारत ने विभिन्न स्तरों पर एक व्यापक स्वास्थ्य आधारित संरचना जनशक्ति को विकसित किया। गांव के स्तर पर सरकार ने अनेक प्रकार के अस्पतालों की व्यवस्था की। भारत में ऐसे अस्पतालों, तकनीकी रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या भी अधिक है, जो कि स्वैच्छिक संस्थाओं और निजी क्षेत्र द्वारा चलाए जा रहे हैं। इन अस्पतालों को मेडिकल, दवा, नर्सिंग कॉलेज में प्रशिक्षित चिकित्सा और अर्ध चिकित्सा कर्मी संचालित करते हैं। स्वतंत्रता के बाद से स्वास्थ्य सेवाओं की संख्या में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ। 51 से 2013 के बीच सरकारी अस्पताल और दवाखानों दोनों की संख्या 9300 से बढ़कर 53,800 हो गई। और अस्पतालों, तकनीकी रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ध्यान रखना के बेड 1.2 से 7.1 लाख हो गए। कितनी सारी वृद्धि देखी गई है। 51 से 2018 के दौरान नर्सिंग कर्मियों की संख्या 18,000 से 30 लाख हो गई। एलोपैथी डॉक्टरों की संख्या 62,000 से 11.5 लाख हो गई। स्वास्थ्य आधारित संरचना के विस्तार से चेचक स्नायु रोगों का उन्मूलन, पोलियो कुष्ठ रोग का पूर्ण उन्मूलन हो गया है। ठीक है, यह स्वास्थ्य आधारित संरचना का ही विस्तार का नतीजा है, जो इन रोगों का उन्मूलन हो सका है। ठीक है। निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य आधारित संरचना, चलो निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य आधारित संरचना हाल के समय में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र अपने कर्तव्य के निर्वाह में बहुत अधिक सफल नहीं हुआ है। इस बारे में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्ययन करेंगे, लेकिन इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र ने बहुत प्रगति की। एक अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 70% से अधिक अस्पतालों का संचालन निजी क्षेत्र कर रहा है। उनके पास अस्पतालों में उपलब्ध बेडों का 2/5 हिस्सा है। लगभग 60% दवाखाने निजी क्षेत्र द्वारा चलाए जा रहे हैं। 80% बहिर्रोगियों, 46% अंतर रोगियों के स्वास्थ्य की देखभाल भी करते हैं। पिछले वर्षों निजी क्षेत्र में मेडिकल शिक्षा, प्रशिक्षण, मेडिकल प्रौद्योगिकी, रोग निदान, अन्वेषण, दवाइयों की बिक्री, अस्पताल निर्माण, मेडिकल सेवाओं की व्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। 1-2 में 13 लाख से अधिक मेडिकल उद्यम थे, जिनमें 22 लाख लोग काम कर रहे थे। इनमें से 80% से अधिक एक व्यक्ति के स्वामित्व वाले थे, जो समय समय पर भाड़े के श्रमिकों से काम लेते थे। विद्वानों ने कहा कि भारत में निजी क्षेत्र स्वतंत्र रूप से और बिना किसी बड़े विनियमन के विकसित हुआ। कुछ निजी चिकित्सकों का तो पंजीकरण भी नहीं हुआ है और उन्हें हम फर्जी चिकित्सक कहते हैं। आजकल झोला छाप डॉक्टर भी देखते होंगे आप लोग, है ना, मिल जाते हैं। चिकित्सा पर्यटन है, एक महान अवसर है। टेलीविजन, समाचार पत्र देखा, बड़ी संख्या में विदेशी शल्य चिकित्सा, गुर्दारोपण, दंत, यहाँ तक कि सौंदर्यवर्धक देखभाल के लिए भारत आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में आधुनिकतम चिकित्सा प्रौद्योगिकी है। हमारे पास योग डॉक्टर हैं। विदेशी उनके देश में ऐसी चिकित्सा के लिए लगने वाली कीमत की अपेक्षा हमारे यहाँ चिकित्सा सेवाएं काफी सस्ती हैं। चलिए, समुदाय और स्वास्थ्य देखभाल की अलाभकारी संस्थाएं। समुदाय क्या है? एक अच्छी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का महत्वपूर्ण पक्ष है, ध्यान रखना है। इस विचार पर कार्य करता है कि लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रशिक्षित करके स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में लगाया जा सकता है। देश के कुछ हिस्सों में इस विधि का उपयोग पहले ही से किया जा रहा है। ठीक है। सेवा स्वनियोजित महिला समिति सेवा है, स्वनियोजित महिला समिति अहमदाबाद, और एकॉर्ड नीलगिरी भारत में कार्य कर रही कुछ ऐसी ही गैर सरकारी संस्थाओं के उदाहरण है। एक तो एकॉर्ड है उसी रूप में, और दूसरा है सेवा। व्यापार संघ ने अपने सदस्यों के लिए कुछ वैकल्पिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराई हैं और आसपास के गांव के लोगों को निम्न लागत पर स्वास्थ्य की देखभाल की सुविधा प्रदान की है। इस संबंध में सर्वाधिक अग्रणी और सुविख्यात पहल शाहिद अस्पताल ने की है।
इस अस्पताल का निर्माण मध्य प्रदेश के दुर्ग में छत्तीसगढ़ श्रमिक संघ के श्रमिकों द्वारा 83 में किया गया था। वैकल्पिक, तो ये जो दुर्ग है वो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। इस अस्पताल का निर्माण मध्य प्रदेश के दुर्ग में छत्तीसगढ़ श्रमिक संघ के श्रमिकों द्वारा 83 में किया गया। वैकल्पिक स्वास्थ्य देखभाल पहलों का निर्माण करने के लिए ग्रामीण संस्थानों ने कुछ प्रयास किए। ठाणे महाराष्ट्र में कबीलाई लोगों का संगठन, काश्तकारी संगठन इसका उदाहरण है। ठीक है, वैकल्पिक स्वास्थ्य देखभाल पहल के रूप में ये आप कबीलाई लोगों का संगठन है और काश्तकारी संगठन है। यहाँ न्यूनतम लागत पर साधारण बीमारी का गांव के स्तर पर उपचार करने के लिए महिला स्वास्थ्य श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया। ठीक है, जो आशा बहू होती है ना, उनके पास आप अगर जाएंगे, अगर आपके आसपास में गांव में हैं, तो आप उनसे जब मिलेंगे तो उनसे बोल दिए कि हमें जुकाम हुआ, खांसी आ रही है, बुखार हुआ है, तो उनके पास इतनी दवाइयां भी रहती हैं, वो आपको दवाई दे सकती हैं। ठीक है, और खराब दवाई नहीं देंगी। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, चलिए। 90 के दशक से उदारीकरण उपायों के कारण अनेक अप्रवासी भारतीयों, औद्योगिक तथा दवा कंपनियों ने भारत के अमीरों, चिकित्सा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आधुनिकतम सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण किया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1990 के दशक से जो उदारीकरण के उपाय अपनाए गए हैं, उन्होंने क्यों अप्रवासी भारतीय औद्योगिक और दवा कंपनियों ने भारत के अमीरों और चिकित्सा पर्यटकों को आकर्षित किया है, तो वो आकर्षित हुए हैं आधुनिकतम सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के निर्माण के लिए। इनकी वजह से ये लोग आकर्षित हुए हैं भारत की तरफ। जो क्या आप सहमत हैं कि भारत के अधिकतर लोग इस प्रकार के सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की सेवा प्राप्त कर सकते हैं? क्यों नहीं? ऐसा करने के लिए क्या किया जा सकता है जिससे कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सके? चिकित्सा की भारतीय प्रणाली में 6 व्यवस्था कौन कौन सी है? चिकित्सा प्रणाली भारतीय की 6 व्यवस्था कौन कौन सी भाई? एक तो है आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद है, योग है, यूनानी है, सिद्ध है, प्राकृतिक चिकित्सा है और होम्योपैथिक है। अभी हाल फिलहाल में प्राकृतिक चिकित्सालय खोला गया है नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कैसे वो काम करेगा वो पता होना चाहिए, किसने उसका शिलान्यास किया, उद्घाटन किया वो पता होना चाहिए, कौन सा एग्जैक्ट जगह है वो भी पता होना चाहिए हमको। ठीक है, प्राकृतिक चिकित्सालय खुला ना अभी हाल फिलहाल में। अंग्रेजी नामों के अनुसार भारतीय प्रणाली को आयुष कहा जाता है। आयुष्मान भारत योजना है ना, आपने सुना होगा। आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, प्राकृतिक, होम्योपैथिक। भारत वर्तमान में चिकित्सा की भारतीय प्रणाली के 4095 आयुष अस्पताल, पुराना आंकड़ा है, इस आंकड़े पर नहीं जाना, आपको डाटा नए देखने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें बात नहीं करेंगे हम। ठीक है, चिकित्सा की भारतीय प्रणाली में शैक्षिक मानकीकरण अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए किसी प्रकार की रूपरेखा बनाने हेतु कुछ नहीं किया गया है। चिकित्सा की भारतीय प्रणाली में भारी संभावनाएं हैं और वे हमारे स्वास्थ्य की देखभाल की अनेक समस्याओं का निराकरण कर सकती हैं, क्योंकि वे प्रभावशाली, सुरक्षित और सस्ती हैं। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य आधारित संरचना के सूचक क्या है? स्वास्थ्य और स्वास्थ्य आधारित संरचना के सूचक, उनका एक मूल्यांकन किया जाएगा। जैसा कि पहले बताया गया कि एक देश में स्वास्थ्य की स्थिति का मूल्यांकन कैसे होता है? स्वास्थ्य की स्थिति का मूल्यांकन करते शिशु मृत्यु, मातृ मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण स्तर के साथ साथ संक्रामक, गैर संक्रामक रोगों की घटनाओं के द्वारा होता है। ये हमको पता होना चाहिए कि स्वास्थ्य की स्थिति का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है। तो ये सारे आधार हैं जिन आधारों पर स्वास्थ्य की स्थिति का मूल्यांकन हम करते हैं। इनमें से कुछ स्वास्थ्य सूचकों उनकी भारत में स्थिति के बारे में जानकारी 8.4 में दी गई। विशेषज्ञों की राय है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की भूमिका के लिए अधिकाधिक स्थान है। उदाहरण के लिए सारणी बताती है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 3.9% है। इनके कहने का मतलब है ज्यादातर मामलों में तो सरकार की ही भागीदारी है और जो खर्चा है स्वास्थ्य क्षेत्र में वो तो इतना है, जो कि अन्य जो देश हैं उनके मुकाबले में देखा जाए तो बहुत कम लगेगा। इन देशों में विकसित विकासशील देश दोनों आते हैं। एक अध्ययन स्पष्ट किया गया कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 5वां हिस्सा निवास करता है पूरे विश्व का, लेकिन इस देश पर विश्व के कुल रोगियों का 20% बोझ है, ऐसा भी अनुमान है। विश्व रोग भार एक सूचक है। विश्व रोग भार क्या है? एक सूचक होता है जिसका प्रयोग विशेषज्ञ किसी विशेष रोग के कारण असमय मरने वाले लोगों की संख्या के साथ साथ रोगों के कारण असमर्थता में बिताए सालों की संख्या जानने के लिए करते हैं। ठीक है ना? 2017 का अध्ययन, ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, विश्व रोग भार क्या है तो ये आप ध्यान में रखेंगे। असमय मरने वालों की संख्या तो है ही है, फिर उसके बाद रोगों के कारण असमर्थता में बिताए सालों की संख्या भी है। 17 के अध्ययन में लगभग 2/3 जीबीडी को दिखाया गया है, जिसे अब रोग का कुल बोझ के नाम से जाना जाता है, जो हृदय, श्वसन प्रणाली, फेफड़ा, किडनी, मोटापा, जीवन शैली से जुड़ी गैर संचारी बीमारियों के कारण हो। डायरिया है, कम श्वसन प्रणाली है, सामान्य संक्रामक रोग है। भारत में होने वाली कुल मृत्यु का 6ठा हिस्सा है इन सब चीजों से। वायु प्रदूषण के कारण वैश्विक स्तर पर 4.1 मिलियन शुरुआती मृत्यु होती है, जिसमें से अकेले भारत में 1.1 मिलियन मृत्यु होती है। इसके अलावा गत 2 दशकों में कैंसर और दुर्घटना से मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। कैंसर में 8% की वृद्धि हुई है, दुर्घटना में 11% की वृद्धि हुई है। वर्तमान में 20% से भी कम जनसंख्या जन स्वास्थ्य सुविधाओं का उपभोग करती है। एक अध्ययन से पता चला कि केवल 38% प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में डॉक्टरों की वांछित संख्या उपलब्ध है। केवल 30% प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में दवाइयों का पर्याप्त भंडार है। ज्यादातर मामलों में यही पता चलता है कि ये वाली दवा आपको बाहर से लेनी पड़ेगी भाई, यहाँ पे नहीं उपलब्ध है। कई बार ऐसा भी आपको पता चलेगा डॉक्टर साहब अभी उस वाले हॉस्पिटल में है, अभी यहाँ नहीं आए हुए हैं, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। नहीं आज यहाँ नहीं आएंगे, आज तो वहां बैठेंगे, वो उस वाले स्वास्थ्य केंद्र में चले जाइए। ये वाला भी कई बार आप लोगों को देखा होगा अगर आप गए होंगे तो। शहरी ग्रामीण और धनी निर्धन विभाजन, 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है, ये पुराना आंकड़ा है। अब तो मेरे ख्याल से 31.9% जनसंख्या 2011 के आंकड़े के अनुसार है कि शहर में है, बाकी
गांव क्षेत्र में। लेकिन ग्रामीण इलाकों में भारत का केवल 1/5 अस्पताल स्थित है। शहर में कई सारे हॉस्पिटल, आपको जगह जगह हॉस्पिटल मिलेगा। जनसंख्या कितनी है? 31%। 70% जनसंख्या गांव में है, वहां पे अस्पताल मिलेगा कहीं 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 दिखेगा। प्राइवेट क्षेत्र की बात हो रही, ग्रामीण भारत के पास कुल दवाखानों के लगभग आधे दवाखाने ही हैं। सरकारी अस्पतालों में लगभग 7.13 लाख बेड्स में से ग्रामीण इलाकों में केवल 30% बेड उपलब्ध है। पर्याप्त स्वास्थ्य आधारित संरचना, अतः ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को पर्याप्त स्वास्थ्य आधारित संरचना उपलब्ध नहीं है। इससे भारत के लोगों में स्वास्थ्य की स्थिति में विभेद उत्पन्न हो गया है। जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट जाके दिखा रहा है, प्राइवेट इलाज करवा रहा है, बढ़िया इलाज चल रहा है उसका। जिसके पास पैसा नहीं, हो जाके अस्पताल में चक्कर काट रहा है, दवा भी उसको सही ढंग से नहीं मिल पा रही है, बाहर से लिखी जा रही है दवा। बात समझे? जहां तक अस्पतालों का सवाल, ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक 1 लाख लोगों पर 0.36 अस्पताल है। 1 लाख पर इतना अस्पताल है, बस एक अस्पताल भी नहीं है, इतना है मात्र। जबकि शहरी इलाकों में यह संख्या है 3.6। ठीक है, ठीक है। ग्रामीण इलाकों में स्थापित प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में एक्सरे या खून की जांच जैसी सुविधा नहीं है, जबकि किसी शहरी के लिए ये बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल का निर्माण करती हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य स्वास्थ्य सुविधाओं में अपेक्षाकृत पीछे हैं। ग्रामीण इलाकों में उचित चिकित्सा से वंचित लोगों के प्रतिशत में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है। ठीक है, वृद्धि हुई मतलब वो वंचित रह गए हैं। ग्रामीणों को शिशु चिकित्सा, स्त्री रोग चिकित्सा, संवेदना हरण, प्रसूति विद्या जैसी विशिष्ट चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद 530 मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज, ये देखो पुराना आंकड़ा है, इन आंकड़ों पर नहीं चला जाएगा। एक अध्ययन के अनुसार भारत के शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले निर्धनतम लोग अपनी आय का 12% स्वास्थ्य सुविधा में खर्च करते हैं। जो शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोग हैं, वो अपनी सारी इनकम का 12% तो सिर्फ स्वास्थ्य सुविधा में ही खर्च कर देते हैं। जबकि धनी लोग जो होते हैं वो सिर्फ 2% खर्च करते हैं। धनी लोग 2% क्यों खर्च कर रहे हैं? क्योंकि उनको सारी बात की जानकारी है। तो थोड़ा सा कुछ अपनी जमीन बेचते हैं या उपचार के लिए अपने बच्चों को भूखे भी रखते हैं। चूंकि सरकारी अस्पताल पर्याप्त सुविधाएं नहीं, उन्हें निजी अस्पतालों में जाना भी पड़ता है, जिससे वे हमेशा के लिए ऋणग्रस्त हो जाते हैं या मौत के विकल्प को चुनते हैं। चलो, महिला स्वास्थ्य की क्या बात है? महिला स्वास्थ्य कहीं भी हो, बेटिया होने पे खुशी नहीं होती, बेटवा हो जाए तो ढोल तमाशा पता नहीं क्या क्या बजता रहता, फिर नगाड़ा उगाड़ा मृदंग उर्दंग पता नहीं नौटंकी भी होती है। नहीं, गांव में सुनते खिलावन वाली नौटंकी आ रही है। समाज का मानना है कि हमारी विरासत का जो मालिक है, क्योंकि वो महाराणा प्रताप के खानदान से हैं, तो उनकी विरासत को संभालने के लिए एक लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं उस काबिल है। उनको ये नहीं पता है कि लड़की और लड़का के बराबर ही काबिलियत रखती है। एक पढ़ी लिखी लड़की लड़का के बराबर ही काबिलियत रखती है। वो जो अकबर के खानदान वाले हैं, जो जिसकी विरासत खूब सारी है, उसको लड़की संभाल सकती है। एक पढ़ी लिखी लड़की संभाल सकती है, अच्छे से चला सकती है। क्या इस चैप्टर संबंधित आधार संरचना की व्याख्या करें। आधार संरचना को विभाजित करने 2 वर्गों की व्याख्या करें, दोनों एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं। ये आप ये वाला प्रश्न लिख सकते हैं। आधारिक संरचना उत्पादन का संवर्धन कैसे करती है, ये लिख लो, ये वाला प्रश्न लिख लो। तो ऐसे लिख लो, आधारिक संरचना, बंद हो जाओ, आधारिक संरचना और क्या था? एक मिनट, आधारिक संरचना और उत्पादन का संवर्धन। आधारिक संरचना उत्पादन का संवर्धन कैसे करती है, और दूसरा क्वेश्चन था आधारिक संरचना को विभाजित करने वाले 2 वर्गों की उत्पादन का संवर्धन। ठीक है, टिप्पणी करना है, इस पे टिप्पणी करनी है, इस पे उस वाले पे भी टिप्पणी करेंगे हम। ठीक है, उस वाले पे भी हम टिप्पणी करेंगे। कहाँ गया वो पहला वाला प्रश्न था? ये आधारिक संरचना को विभाजित करने वाले 2 वर्ग, दोनों एक दूसरे पर निर्भरता, दोनों के एक दूसरे पर निर्भरता पर टिप्पणी करें। ठीक है, दोनों प्रश्नों में टिप्पणी करनी है। अब आप लोग अपने हिसाब से टिप्पणी करिएगा। ठीक है।